नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड कुछ डिस्कशन किया था और अभी एर्गोनॉमिक्स, उसके कुछ एप्लीकेशंस और उसके जो अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एर्गोनॉमिक्स की जो हमने डेफिनेशन पहले ही बात की थी कि एर्गो और नोमोस ये दो वर्डिंग से बनाई गई है। एर्गो का मीनिंग है वर्क और स्ट्रेंथ और नोमोस का मीनिंग है रूल या फिर लॉ, यानी कि जो स्टडी जिसमें वर्क रिलेटेड रूल्स या लॉ स्टडी किए जाते हैं उसको हम एर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स में मेनली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको पढ़ा जाता है और उसके रिलेटेड जो भी वर्क कल्चर होता है, उसमें जो वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो एप्रोप्रिएट डिजाइन होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो भी आपका वर्क स्टेशन होगा, जो भी वर्क एनवायरनमेंट होगा, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल होगा, उस हिसाब से आप मशीनरीज ओरिएंटेड जो भी काम करते होंगे या फिर जो भी एक्टिविटीज होती होंगी उसमें और कंफर्टेबल फील आ सके और आप कंफर्टेबली तरीके से आप वहां पे काम कर सके, उस हिसाब से आप क्या वर्कआउट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड जो भी स्टडीज होगी वो सब एर्गोनॉमिक्स के अंडर होगी। तो इसका मेन मीनिंग जो है वो है फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। तो जो भी वर्कर की हाइट, फिजिक, उसकी फिजिकल कैपेसिटीज, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, उस हिसाब से जो भी उसका जॉब होगा, वर्कर के हिसाब से अगर आप जॉब को फिट करते हैं तो वो एर्गोनॉमिक्स का स्टडी होगा। तो आपका जो भी जेंडर होगा, एज होगा, एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन होगा, उस हिसाब से आपका यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका जॉब किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए और फिर आप उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो आप अगर कंफर्टेबल तरीके से कर सकें तो उसकी ऑब्वियसली इफिशियंसी बढ़ेगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो यही मेन यहाँ पे एर्गोनॉमिकल स्टडीज है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको म्यूचुअल एडजस्टमेंट करनी है मैन और उसके वर्क रिलेटेड। तो उसमें फिर जहां पे आपको कन्वीनियंट लगे, जिस हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगे या फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के हिसाब से और ओवरऑल कंफर्टेबल तरीके से आप ओवरऑल एनवायरनमेंट में इजीली काम कर सके, यही मेन ऑब्जेक्टिव या एम हो सकता है एर्गोनॉमिक्स का। तो इसमें मेन स्कोप क्या है? तो अगर आपको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रखना है, आपका जो भी वर्क कल्चर है, आप कंफर्टेबल तरीके से अगर काम करना चाहते हैं, आपकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, आपके ऊपर यानी कि हेल्थ पे या फिर बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, आपकी कोई यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेसेस नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कोप हो सकते हैं। जैसे कि अगर एर्गोनॉमिक्स अगर आपने डिजाइन स्टेज में ही स्टडी कर लिया तो उसमें मशीन में चेंजेस या फिर टूल्स में डिजाइन या फिर कंट्रोलिंग पैरामीटर्स या फिर अलग अलग इक्विपमेंट्स की स्टडी, अलग अलग प्रोसेसेस या फिर लेआउट्स, हाउसकीपिंग ओरिएंटेड, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जहां पे आप एर्गोनॉमिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेन आपका इंटेंशन है कि आपकी मैन मशीन रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल उस हिसाब से इफिशियंसी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और आपको ओवरऑल एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इस हिसाब से बहुत सारे आप चेंजेस, मॉडिफिकेशन, सजेशंस दे सकते हैं जो एर्गोनॉमिक स्टडीज के अंडर आएंगे। अगर आप एर्गोनॉमिक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, तो उसमें मेजर जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो फिजियोलॉजी यानी कि फिजिक ओरिएंटेड, बॉडी ओरिएंटेड है, और साइकोलॉजी की यानी कि आपकी मेंटल जो कंडीशन है उसके ओरिएंटेड रहेगी। तो अगर आप जैसे देखेंगे फिजियोलॉजी के अंडर एनाटॉमी आप स्टडी कर सकते हैं, यानी कि वर्कर या एम्प्लॉयज की बॉडी ओरिएंटेड स्टडी, जिसमें एंथ्रोपोमेट्री भी आ सकती है और बायो मैकेनिक स्टडी भी आ सकती है, यानी कि आपके बॉडी के ओवरऑल जो डायमेंशन है उसका स्टडी करना जो है वो पार्ट बनता है एंथ्रोपोमेट्री।
यानी कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपके शोल्डर्स की हाइट कितनी है, आपके जो लेग्स या फिर हैंड्स होंगे उसकी लेंथ क्या है, आपके जो थम्स या जो फिंगर्स है उसके डायमेंशंस क्या है। तो ये ओवरऑल पूरे बॉडी का जो डायमेंशन स्टडी होता है वो एंथ्रोपोमेट्री के अंडर आता है। तो इस बॉडी डायमेंशंस लेने के बाद आप कुछ जजमेंट ले सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन ले सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस टाइप के जॉब इजीली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये स्टडी करना चाहिए। तो जैसे अगर सेकंड स्टडी है एनाटॉमी के अंदर, वो रिलेट करती है बायोमैकेनिक्स, यानी आपकी फिंगर की मूवमेंट्स कैसे हो सकती है, आपके जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है हैंड्स या फुट ऑपरेटेड मशीनरीज ओरिएंटेड, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी अब अगर आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ओरिएंटेड आप अगर काम करते हैं तो वहां पे आपको नोज प्लेयर या स्क्रू ड्राइवर्स या ऐसे कुछ टूल्स यहाँ पे यूज करने होंगे जो नॉर्मली मैक्सिमम केस में हैंड ऑपरेटेड होते हैं। तो वहां पे आपके बॉडी के डायमेंशंस, हैंड्स की कैपेसिटी, आपकी ओवरऑल कैपेसिटी चेक किए जाएगी और बायोमैकेनिक्स यानी कि आपकी हैंड की मूवमेंट, फिंगर की मूवमेंट्स कैसी होती है और फिर वहां पे मैकेनिकल मूवमेंट्स चेंजेस कैसे होते हैं उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। उसी हिसाब से बोथ हैंड ऑपरेटेड, बोथ फुट ऑपरेटेड या वन हैंड ऑपरेटेड, वन फुट ऑपरेटेड, ऐसी मशीनरीज भी जहां पर होती है तो वहां पर भी आपको बायोमैकेनिक्स थ्रू ये स्टडी कर सकते हैं कि आपकी बायो ओरिएंटेड यानी कि बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कैसी है और फिर वहां पे मशीनरीज आप इजीली या फिर जो भी एक्टिविटीज होगी वो इजीली आप कर सकते हैं या नहीं। तो ये एनाटॉमी ओरिएंटेड स्टडी या एंथ्रोपोमेट्री बायोमैकेनिक्स ओरिएंटेड ये फिजियोलॉजिकल स्टडीज के अंडर आ सकता है। अगर आप साइकोलॉजी ओरिएंटेड देखेंगे तो वहां पे साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड आप अलग अलग स्टडीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन का परफॉर्मेंस कैसे होता है, यानी कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसे है, या फिर जो आपकी लर्निंग कैपेसिटीज है उसके ओरिएंटेड भी आपको स्टडी करना होगा। जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है कंपनी ने, फैक्ट्री ने, तो आप वहां पे वो नई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आप कितना लर्निंग कर पाते हैं और फिर बाद में उसका एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं विदाउट एक्सीडेंट या विदाउट रिस्क। वहां पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है तो आपने कितने दिनों के लिए, कितने टाइम के लिए ट्रेनिंग्स लेने चाहिए, आप ट्रेनिंग में से मैक्सिमम कितना पार्ट लर्न करते हैं और एग्जीक्यूट भी अच्छी तरह के कर सकते हैं, ये भी कैपेसिटी यहाँ पे साइकोलॉजिकल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग स्किल्स होते हैं जैसे कि एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अलग स्किल होंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अलग स्किल्स होंगे, जो क्वालिटी चेक वाले होते हैं वो एम्प्लॉयज के स्किल्स अलग हो सकते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट है अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से भी आपको स्किल थेरीज वहां पे लर्न करनी होगी, स्टडी करनी होगी। तो ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंडर आएंगे। और कहीं जगह आपको अगर 8 घंटे कंटिन्यू वही काम है तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको वर्क डिजाइन या वर्क स्टेशन डिजाइन या सिस्टम्स डिजाइन या फिर ओवरऑल मैनेजमेंट में भी आपको स्टडी करना होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसे होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच कैसे होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे है, वहां पे जो वर्किंग स्टाइल्स है या वर्किंग सिस्टम्स वो कैसे है, वहां पे स्ट्रेसेस तो नहीं डेवलप होते हैं, अगर स्ट्रेसेस डेवलप भी होते हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टडीज में आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका जो भी वर्क स्टेशन होगा तो जैसे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग वर्क स्टेशन डिजाइन किया जाता है, जैसे कि वेल्डर्स या कटर्स या ऑपरेटर्स, ग्राइंडर्स, ये जो अलग अलग ऑपरेटर के तरीके होते हैं उनके लिए अलग अलग गेस्चर्स, पोस्चर, सिटिंग पोजीशंस उस हिसाब से होगी या प्लेटफॉर्म में चेंजेस होंगे। अगर आपका टेबल टॉप या लैपटॉप पे मेजरली काम है और प्रेजेंटेशन स्किल के ओरिएंटेड काम है तो आपके लिए वर्क स्टेशन अलग से डिजाइन हो सकता है। अगर आपकी मार्केटिंग या सेल्स ओरिएंटेड काम है तो उसके लिए आपका जो फिजिक डेवलपमेंट है या फिर जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी और उसी हिसाब से आपके जो स्किल्स है वो डेवलप किए जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग जो पैरामीटर्स है, फील्ड है, उसके ओरिएंटेड आपको अलग अलग यहाँ पे
स्टडीज करनी होगी। तो ये सभी स्टडीज अगर आप देखेंगे तो ये एर्गोनॉमिक्स के अंडर आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये फिजियोलॉजी में स्पेशली हम बात कर रहे हैं वर्क फिजियोलॉजी की और एनवायरमेंट फिजियोलॉजी की, यानी कि जो भी आपका काम है, जो भी जॉब प्रोफाइल है, उसकी एक्टिविटीज है, उसके ओरिएंटेड आपका फिजिक कैसे डेवलप होना चाहिए, एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए, आपकी जो भी रेस्ट पोजीशन है या फिर रेस्टिंग अलाउंसेस होते हैं, कितने ड्यूरेशन के बाद में आपको ब्रेक लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये सब वर्क फिजियोलॉजी के अंडर आएगा। और फिर इसमें सेकंड जो बात है वो है एनवायरमेंट फिजियोलॉजी, यानी कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जिस एरिया में, जिस सेक्शन में, जिस केबिन में आप काम करते हैं, वहां का एनवायरनमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है और उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे या फिर आपके काम पे, प्रोडक्शन पे, इफिशियंसी पे कैसे इफेक्ट होता है, वो भी आपको स्टडी करना है। उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग कंपोनेंट ओरिएंटेड भी आपको एर्गोनॉमिक स्टडी करना है, जैसे सेफ्टी इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, या फिर बायो इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ओरिएंटेड स्टडीज क्या है, या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग क्या है। ये बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आपके टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर आपके यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होगी उसके बेसिस पे ये फाइनलाइज हो गए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। कुछ जगह आपको मेनली इंडस्ट्रियल हाइजीन पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि हाइजीन के बेसिस पे भी एर्गोनॉमिक्स पे इफेक्ट होगा और उसके बेसिस पे आपके ओवरऑल प्रोडक्शन और इफिशियंसी, हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स है, जहां पे अगर आप मेजर कंपोनेंट्स देखेंगे तो वो है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। उसके अलावा भी इंडस्ट्रियल हाइजीन या फिर इंजीनियरिंग स्टडीज, ये भी यहाँ पे कंपोनेंट्स एर्गोनॉमिक्स के अंडर ऐड हो सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम चर्चा करेंगे, उसमें तो मेन कंपोनेंट्स ये फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स ओरिएंटेड आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल डिसिप्लिन सेल्फ मेंटेन होगा तो यहाँ पे ये ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से साइकोलॉजिकल कंडीशंस अच्छी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपका एटीट्यूड अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, मोटिवेशन, आप सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है, या फिर आपका बोर्डम जो आपने मिनिमाइज किया है अलग अलग तरीके अपना के, या फिर जो आपका फटीग की पॉसिबिलिटी है तो वो आपने अगर मिनिमाइज किए, अलग अलग छोटे छोटे ब्रेक लेके, या फिर आपका जो वर्क है वो आपने चेंज किया, तो उस हिसाब से भी आप अगर मेंटेन करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर ह्यूमन फैक्टर बेसिस पे सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। अगर इन केस ह्यूमन फैक्टर थ्रू ही अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कुछ इश्यूज होंगे तो उसको भी आपको चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली वर्क कैपेसिटी और वर्कलोड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो अगर अलग अलग शिफ्ट्स में 8 घंटे की या फिर 12 घंटे की अगर ड्यूटी लग जाती है, या फिर आपको एक्सेस वर्क करना पड़ता है, तो आपकी उस हिसाब से कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा। या फिर अगर कोई एक्टिविटीज ऐसे है जहाँ पे आपको हेवी वर्क है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशंस अगर होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो आपको कहीं से कुछ लिफ्ट करना है, कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो ऐसे लोड जब आप मैन्युअली ऑपरेट करते हैं तो उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस वो इंपॉर्टेंट होगी। अगर कहीं जगह वर्क जो भी है तो उसमें रिपीटेशन ज्यादा है, वेट कम है, लेकिन रिपीटेटिव कैपेसिटी भी आपकी चेक करनी होगी। वो अलग अलग यहाँ पे तरीके जो वर्कलोड के अंडर या फिर वर्क कैपेसिटीज के अंडर आ सकते हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स ओरिएंटेड, जहां पे आपको मेनली फोकस करना है डिसिप्लिन। दूसरा मेजर फैक्टर आता है फिजिकल फैक्टर्स। तो ये फिजिकल फैक्टर्स में आपको फिजिकल वर्क अगर यहाँ पे है, या फिर आपके जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, वो भी आपको चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्कलोड या जो आपका पोस्चर होता है, गेस्चर होता है, आपकी बैठने की जो स्टाइल होगी या फिर खड़े रहने की स्टाइल होगी, आपकी काम करने की स्टाइल होगी, वो ये फिजिकल वर्क में आपको डिफाइन करनी होगी, उसकी स्टडी करनी होगी। अगर आपके कुछ कंप्लेंट्स आते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके पोस्चर में कुछ चेंजेस होने चाहिए, या फिर जो भी आपको वर्क डिफाइन किया है, असाइन किया है, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, या वर्क स्टेशन में चेंजेस करने चाहिए।
या फिर अगर आप एनवायरमेंट ओरिएंटेड स्टडी करते होंगे, जैसे कि अगर आप जहां पर काम करते हैं वहां पर जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल जोन में है या नहीं। जैसे हमने एक जगह बात की थी कि 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है तो आप कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। वहां पर जो नेचुरल लाइट है या फिर जो लक्स में रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अवेलेबल है या नहीं। अगर वो नहीं होता है तो आर्टिफिशियल लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है और वहां पे आपको क्या इंस्टॉलेशन करना होगा। अगर आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कहीं पे नॉइज जनरेट होता होगा या फिर वाइब्रेशंस ज्यादा होते होंगे, ऐसी कुछ मशीनरीज आप ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, या फिर उसके जो सोर्सेस या एलिमिनेशन करने के तरीके क्या है। अगर आपकी कोई ऐसे एक्टिविटी है या फिर आपके यहाँ पे कोई केमिकल्स आप यूज करते हैं जहाँ पे फ्यूम्स वेपर जनरेट हो सकते हैं, या फिर कहीं पे आप ऐसे कुछ डस्टी केमिकल्स या फिर मटेरियल यूज करते हैं जैसे कि सीमेंट है या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सेक्टर है, या फिर कहीं पे ऐसे कुछ कारपेंट्री या ग्राइंडिंग जैसे वर्क है जहां पर डस्ट जनरेट हो सकती है, तो वहां पर भी आपको ये स्टडी करना है। जहां पर आप अगर रेडियो एक्टिव सोर्सेस आप यूज करते होंगे तो वहां पर रेडिएशन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो फिजिकल बेसिस पे आपके बॉडी पे या आपको क्या हार्म हो सकता है हेल्थ ओरिएंटेड, ये फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपको स्टडी करना है। और जो भी ह्यूमन फैक्टर्स है, स्पेशली साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड जो भी फैक्टर्स है उसकी भी स्टडी करनी है। अगर ये दोनों का बैलेंस अच्छा बन जाता है तो आपका जो डिसिप्लिन है मिनिमम वर्क एरियाज में, वो डिसिप्लिन वहां पे आप बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट इम्बैलेंस होता है या फिर कहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका जो मिनिमम वर्क एरियाज का डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अभी एर्गोनॉमिक्स के हमने जो बात की, जो बेसिक्स की बात की, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस की या कंपोनेंट्स की बात की, उसके ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो एर्गोनॉमिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें से कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो स्पेशली सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड है। जैसे अगर आपके ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेसेस होते हैं या फिर स्ट्रेंस डेवलप होते हैं जो वर्कलोड की वजह से हो सकते हैं, या फिर हाई या लो टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं, या फिर इल्यूमिनेशन लेवल मेंटेन अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है, या फिर नॉइज और वाइब्रेशन ज्यादा है, या फिर रेडिएशंस वहां पे है, ये रेडियोएक्टिव सोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, या फिर कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आपको हो रही है, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पे या हेल्थ कंप्लेंट्स आ रहा है। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज है इसके ओरिएंटेड आपको एर्गोनॉमिक स्टडी करने का चांस ज्यादा आता है। जैसे अगर आपको हैंड टूल्स ओरिएंटेड कुछ इश्यूज है तो आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं। डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स ओरिएंटेड है, या फिर वर्क स्टेशन डिजाइन ओरिएंटेड है, या फिर जो डिस्प्लेज अलग अलग होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस कैसे की जानी चाहिए, किस हाइट पे करनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, डिजिटल डिस्प्ले होनी चाहिए या नहीं, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टडीज आप यहाँ पे डिस्प्लेज ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है जो मैन मशीनरीज के अंदर, जैसे कि कुछ मशीनरीज मैन्युअली ऑपरेटेड होती है फुल्ली, या फिर सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक या रोबोटिक्स, ऐसे स्टडीज होते हैं, या फिर कंट्रोल पैनल थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर थ्रू भी या रिमोट थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैन मशीनरीज जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो उसका बेटर तरीका क्या हो सकता है, कंफर्टेबल तरीका क्या हो सकता है, वहां पर भी उसके एर्गोनॉमिक्स के एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो कुछ ऑर्गन्स के जो सेंस होते हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके लिमिटेशंस के थ्रू उसके अलग अलग सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। एज वाइज जो लिमिटेशंस आते हैं या फिर फटीग यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर कोई विजुअलाइजेशन में इश्यूज है या फिर हियरिंग कैपेसिटीज में इश्यूज है तो ये भी वजह हो सकती है एक्सीडेंट की। इसीलिए आपको हेल्थ ओरिएंटेड ये भी आपको स्टडी करना है, वो भी आप एर्गोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। या फिर जो क्लाइमेट है आपका, जैसे कि कहीं जगह आपको ह्यूमिडिटी हायर साइड में बन जाती है, टेम्परेचर हायर साइड में होता है, कहीं पे रेनी सीजन हायर साइड में होता है, कहीं पे विंटर सीजन जो लेंथ है उसका ज्यादा होता है,
तो डिपेंड है आपकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस क्या है, उसके ओरिएंटेड भी आपको सॉल्यूशंस अगर चाहते हैं तो एर्गोनॉमिक्स थ्रू आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ जगह आपको बॉडी साइज या पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम आते होंगे, या फिर जो ह्यूमन एनर्जी है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको एर्गोनॉमिक्स की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ओवर एक्टिव होते हैं पर्सन्स, कुछ अंडर एक्टिव होते हैं, तो ये बैलेंसिंग करना भी जरूरी होगा। कहीं पे आपको अगर कोई वर्क टॉलरेंस की स्टडी करनी है, या फिर एनाटॉमिकल यानी कि बॉडी डायमेंशंस की स्टडी करनी है, एंथ्रोपोमेट्री की स्टडी करनी है, या फिर आपको बायोमैकेनिक्स की स्टडी करनी है, या फिर आपको साइकोलॉजिकल कंडीशंस की भी स्टडी करनी है, जैसे कुछ पर्सन्स अगर डिस्टर्ब होते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी आपको स्टडी यहाँ पे करना जरूरी होगी। या फिर जो हमने बात की थी MSDs यानी कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, वो अगर आपको यहाँ पे होती है, फोर्सेस कहीं पे इम्बैलेंस होते हैं, तो वहां पर भी स्टडी के चांसेस होते हैं। अगर ये जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो मशीनरीज ओरिएंटेड हो, टूल्स ओरिएंटेड हो, या फिर हेल्थ ओरिएंटेड हो, या फिर आपके बॉडी ओरिएंटेड हो, तो अगर ये इनिशियल स्टेज में ही हम कर पाते हैं तो ये अच्छी बात बन जाती है। इसीलिए एर्गोनॉमिक्स जनरली अगर आपने डिजाइन स्टेज पे ही अप्लाई किया तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो उसमें सिस्टम ऑर्गेनिक्स जो हो या फिर क्लासिकल ऑर्गेनिक्स, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही, यानी कि आपकी जो ऑपरेशन है उसको फाइनलाइज करने के पहले अगर आपने एर्गोनॉमिक्स डिजाइन किया, तो वो वहां पे अच्छा हो सकता है, यानी कि आपके जो निगेटिव इफेक्ट्स या आउटपुट्स आते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो उसमें कुछ डिजाइन में अगर आप बात करेंगे तो उसमें सिस्टम डिजाइन हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस डिजाइन हो सकता है, एनवायरमेंटल डिजाइन हो सकता है, इंटरफेस डिजाइन हो सकता है, या फिर वर्क सिचुएशन डिजाइन हो सकता है। तो ये अलग अलग जो डिजाइन है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन मशीन रिलेशनशिप या प्रोसीजर स्टडी करनी है तो वो सिस्टम डिजाइन होगा, या फिर अगर आपको पोस्चर्स या फिर सीट कंट्रोल डिजाइन करना है, बेंच पोजीशन आपको चेंज करनी है, आपके जो डिस्प्लेस है उसमें अगर आपको हाइट में चेंजेस करना है, या फॉन्ट साइज में चेंजेस करना है, या फिर डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो वो वर्क प्लेस डिजाइन के एग्जाम्पल होंगे। अगर यहाँ पे लाइट रिक्वायरमेंट की लाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल लाइट कम आता है, तो उसको फिर प्रोवाइड करना आर्टिफिशियल लाइट से थ्रू, या फिर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, या वेंटिलेशन अगर कम होता है तो एक्सेस वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे अगर नॉइज जनरेट होता है तो आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल, या फिर उसको एनक्लोज करना, या फिर उसमें नॉइज वाइब्रेटिंग पैड्स की जरूरत अगर होती है तो वो प्रोवाइड करना, या फिर एकॉस्टिक यहाँ पे आपको डिजाइन करना, या फिर अगर ये इंजीनियरिंग कंट्रोल पॉसिबल नहीं है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो ये सभी बातें एनवायरमेंटल डिजाइन के अंदर आ सकती है। तो जहां पर ये मैन मशीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात होती है, तो यहाँ पे ये इंटरफेस का एग्जांपल होगा। तो कहीं पे आपको कहीं स्केल्स या फिर पॉइंटर्स, लेटर्स, नंबर्स, उसके साइजेस, शेप, पोजीशन, फोर्सेस की भी स्टडी करनी होती है, तो यहाँ पर भी ये इंटरफेसेस की बात आएगी। उसके अलावा जो आपके वर्किंग आवर्स है, या फिर आपके रेस्ट इंटरवल से, या फिर आपकी शिफ्ट चेंज होती है, उसमें शिफ्ट में अलग अलग वर्क क्या होना चाहिए उसका डिजाइन या फाइनलाइजेशन करना, या फिर जो इंटरपर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स आपको वर्क करना है, तो ये सभी बातें वर्क सिचुएशन डिजाइन के अंदर आ सकती हैं। तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, या फिर आपको प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कहाँ पे कम आ रही है, या फिर आपको जो भी एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड कंप्लेंट्स अगर आते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये डिजाइन फाइनलाइज करना होगा और फिर उसकी डिटेल स्टडी करनी होगी। तो एर्गोनॉमिक्स के अलग अलग एप्लीकेशन है, जिसमें ये मैटर ओरिएंटेड भी कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं, जो ह्यूमन इंजीनियरिंग टू मैटर्स इन द हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर हमने अभी बात की थी कि लाइट रिक्वायरमेंट की, हीट रिक्वायरमेंट या टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, नॉइज की, वाइब्रेशंस की, तो ये सभी बातें या पैरामीटर ऐसे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेफ लिमिट्स फाइनलाइज करने होगी, या फिर एटलीस्ट मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी। तो जो भी आपके अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जैसे कि एज, सेक्स या फिटनेस, उस हिसाब से आपको ये परफॉर्म करना होगा, और कुछ लिमिटेशंस भी आपको फाइनलाइज करने होंगे।
कुछ जगह आपको सराउंडिंग्स में इश्यूज आते हैं, या फिर सीट डिजाइन में इश्यूज आते हैं, बेंच डिजाइन में इश्यूज आते हैं, या फिर जो डिस्प्ले की पोजीशन होती है वो गलत तरीके से होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स हैंडल करने के तरीके शायद गलत हो सकते हैं, या फिर उसके भी डिजाइन गलत हो सकते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी को इजीली फिट हो सके ऐसे अलग अलग बातें या पैरामीटर आपको स्टडी करने होंगे। तो ये भी यहाँ पे हेल्थ ओरिएंटेड एर्गोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो मैन मशीन ओरिएंटेड हमने एक्सचेंज की बात की थी, या फिर नंबर लेटर पॉइंटर की बात की थी, या फिर जो शिफ्ट वर्क में या वर्किंग आवर्स, रेस्ट पोजीशन, तो यहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट से कंसर्न करके अलग अलग स्टडीज उनको प्रोवाइड करके जो भी मेजर प्रॉब्लम आता होगा तो उसको सॉल्व करना जरूरी होगा। उसके अलावा कुछ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिनिमम कहाँ पे आ सकती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट मिनिमम कहाँ पे आ सकती है, उस हिसाब से भी अगर आप कुछ स्टडी करके कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, मिनिमम ह्यूमन एरर्स होना चाहिए, इस हिसाब से भी आप एर्गोनॉमिक्स का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। कुछ जगह आपको डिजाइन या प्रोडक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के चांसेस होते हैं, जहां पर जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट है, या फिर फार्म मशीनरीज है, मिलिट्री सर्विसेज है, एरोस्पेस सिस्टम से, या फिर कंप्यूटर से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, ये भी एरिया में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। कहीं पे आपको हाईवे साइंस लगाने हैं, टाइपराइटर्स के कुछ इश्यूज है, या फिर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, या फिर मशीन टूल्स, किचन स्टोर्स, स्ट्रीट हाईवे डिजाइन, रैपिड ट्रांजिट फैसिलिटीज, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, पोल्यूशन कंट्रोल, एजुकेशन, लॉ एनफोर्समेंट, या फिर पोस्टल सर्विसेज, एयरपोर्ट्स। तो ये बहुत सारे ऐसी जगह है और ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां पे आप एर्गोनॉमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जगह टिपिकल जजमेंट लेना पड़ता है, तो ये भी आप यहाँ पे मशीनरीज ओरिएंटेड एर्गोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपको हेवी लिफ्टिंग करनी है, कंप्यूटिंग करनी है, कैलकुलेशंस करने हैं, ऑटो रेगुलेशंस करने हैं, ऑटोमेशन अप्लाई करने हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में आपको इंफॉर्मेशन हैंडल करनी है, या फिर कन्वे करनी है, कैलकुलेशंस एनालिसिस करने हैं, तो वहां पर भी आप एर्गोनॉमिकल स्टडीज कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा जो वर्कलोड के कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको अप्रोप्रिएट करनी होती है, उसके ड्यूरेशंस या टाइम, उसका जो मीडिया है वो डिसाइड करना पड़ता है, यहाँ पर भी आप एर्गोनॉमिक्स अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह आपको जो कंट्रोल डिजाइन के फैक्टर्स होते हैं उसके डिटेल्स स्टडी करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल डिस्प्ले रेशो होंगे, या फिर सेफ गार्ड सिस्टम्स होंगी, एक्सीडेंट एक्टिवेशन ओरिएंटेड, या फिर कंट्रोल कोडिंग होंगी, तो यहाँ पर भी एर्गोनॉमिक डिजाइन बन कर सकता है। यहाँ पर कुछ डायमेंशंस ओरिएंटेड कुछ काम होगा, डिस्प्लेस ओरिएंटेड काम होगा, सीट्स के ओरिएंटेड या वर्क स्टेशन के डिजाइन ओरिएंटेड काम होगा, पीपीईज के ओरिएंटेड भी यहाँ पे काम होगा, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो होते हैं वो भी आपको एर्गोनॉमिकली डिजाइन करनी चाहिए, उसका भी डिजाइन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जब भी ये पीपीईज यूज करते होंगे या वर्क परमिट सिस्टम्स में यूज करते होंगे, तो वो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए, तभी आप कंफर्टेबली जो भी मेंटेनेंस का, रिपेयर का, रिप्लेसमेंट का काम है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसके ओरिएंटेड भी आपको एर्गोनॉमिकल पीपीईज, एर्गोनॉमिकल टूल्स, एर्गोनॉमिकल मशीनरीज, एर्गोनॉमिकल ओरिएंटेड जो भी आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है वहां पर भी आपको ये चेक करना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, लाइट रिक्वायरमेंट ठीक से है या नहीं, या फिर एयर की या ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी एर्गोनॉमिक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग अगर होती है, जैसे हमने मैनुअल ऑपरेशंस की बात की, तो वहां पर आपको ओवरऑल प्रोसेस की फ्लो शीट्स, जॉब डिजाइन, उसके लेआउट, उसके इक्विपमेंट का सिलेक्शन, या मशीनरीज, टूल्स, स्पेस रिक्वायरमेंट, या विजिबिलिटी, कलर और साइन के सिंबल्स, या फिर जो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि कहीं पे पुश मैकेनिज्म या पुल मैकेनिज्म, कहाँ पे लिफ्टिंग मैकेनिज्म या फिर बेंडिंग मैकेनिज्म, तो ये अलग अलग जो भी मैकेनिज्म होंगे, तो ये मैकेनिज्म कंफर्टेबल हो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी एर्गोनॉमिक्स अप्लाई करना होगा। कहीं जगह अगर एक्सेसिव वेट होता है, या फिर शार्प एजेस एज अ मैकेनिकल हजार्ड वहां पे अगर प्रेजेंट होते हैं,
कहीं पे कॉर्नर्स होते हैं या फिर पिंच पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर भी आपको चेंजेस करने होंगे। और कहीं जगह आपको कुछ ट्रेनिंग्स की भी जरूरत हो सकती है, जैसे कि अगर कुछ डूज एंड डोंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, या फिर मॉक ड्रिल या एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको बताना है, तो ये भी एर्गोनॉमिक का पार्ट होगा। उसके अलावा जो हैंड टूल्स होते हैं, जैसे कि हैंड टूल्स जब आप रेगुलरली ऑपरेट करते हैं, अगर ये रॉन्ग डिजाइन में है, तो अगर ये एर्गोनॉमिकल डिजाइन नहीं होते, तो शायद यहाँ पे आपके जो रिस्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं, या फिर जो भी आपके फिंगर्स है या थम्स या एल्बोज या फोर आर्म्स या शोल्डर्स है, वहां पर भी ये कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वाइब्रेटिंग मशीनरीज आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर व्हाइट फिंगर डिसीज या रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो हमने स्टडी किया था, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप एर्गोनॉमिक वर्क डिजाइन या टूल डिजाइन अगर आप करेंगे, तो शायद यहाँ पे आपके हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज जो है वो ये सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा जो ऑफिसेस पे या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में जो काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइडियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस 8 घंटे उसी प्लेटफॉर्म पे उसी सीट पे अगर काम करते हैं, तो उसका टेबल, उसका चेयर, उसका जो मॉनिटर या फिर जो भी आप एक्सेसरीज यूज करते होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते होंगे, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि वो पर्सन की फिजिक क्या है, उस हिसाब से उसका जो वर्क कितना है, और वहां पे फिर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से वो किस तरह से काम कर सकता है, उसका स्टडी करके आपको वर्क स्टेशन डिजाइन करना होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो डिटेल्स में अगर जाएंगे, तो उस हिसाब से बहुत सारी गाइडलाइंस बताई गई है, जैसे कि सीट हाइट जो एडजस्टेबल होना चाहिए 15 टू 20 इंचेस में, या फिर उसका जो डेप्थ है वो 15 टू 17 इंचेस में होना चाहिए, जो विड्थ होती है वो 18 इंचेस में होनी चाहिए। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आपके फिजिक पे भी ये डिपेंड होगा कि आपके बॉडी के डायमेंशंस क्या है, आपका जो एल्बो का हाइट, आईज का हाइट, या फिर जो नी हाइट है वो क्या है, और फिर उस हिसाब से आपका जो सीट का डिजाइन है वो फाइनलाइज आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप डिस्प्लेस की, लेबलिंग की, या फिर अलग अलग कंट्रोलिंग की बात करेंगे, तो उसमें भी हमने कुछ बातें कही थी, जैसे कि डिस्प्लेस जो होते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह डिस्प्लेस होते हैं, तो वहां पर भी आपको ये चेक करना होगा वो विजुअल्स क्या है, वहां पर उसकी लाइट की रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है कि नहीं, जो उसका विजुअल का जो स्केल साइज है, यानी कि अगर मुझे कुछ डिस्टेंस से अगर वो रीड करना है, तो उसकी फॉन्ट साइज क्या है, वो उसके कॉन्ट्रास्ट कलर उन्होंने यूज किए हैं या नहीं, और फिर उसमें अगर कुछ जगह ऑडिटरी, अगर कुछ यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि कहीं जगह बेल्स बिठाए जाते हैं, कहीं जगह हॉर्न्स होते हैं, कहीं जगह अलार्म सिस्टम्स होती है, तो ये भी आपको चेक करने होंगे कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपको ठीक से सुनाई देते हैं या नहीं, और उस हिसाब से भी आप यहाँ पे ऑडियो विजुअल भी स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कहीं जगह टीवी डिस्प्लेस होते हैं, कहीं एलईडी या एलसीडी स्क्रीन यूज की जाती है, कहीं बजर्स विथ लाइट यूज किए जाते हैं, तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये डिस्प्लेस ओरिएंटेड भी एर्गोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। लेबलिंग की बात हमने जो की, तो अलग अलग लेबल्स, उसके जो साइज, उसकी जो विजिबिलिटी, उसकी लेजिबिलिटी, उसका लोकेशन, उसकी एब्रिवेशंस, या फिर उसके जो फॉन्ट साइज, कलर कॉन्ट्रास्ट, आई स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आपने ये चेक कर लेना चाहिए। और जो अलग अलग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होते हैं, तो कहीं पे मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस या ऑपरेटर कंट्रोलिंग ओरिएंटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, तो कहीं पे टाइम लैग आ सकता है, तो ये भी आपको स्टडी करके आपको क्विकली कंट्रोल हो सके, उस हिसाब से आपको एर्गोनॉमिक अप्लाई करना होगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस की बात करेंगे, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जहां से आपको पता चलेगा कि आपका जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो ये हेल्थ ओरिएंटेड जो इश्यूज है वो आपको कम से कम होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे चेयर पे बैठने का जो तरीका है, आपका हेड लेवल कैसे होना चाहिए, आपका एल्बो जो है उसको रेस्ट कैसे करना चाहिए, जो रिस्ट स्ट्रेट रखनी चाहिए, या फिर जो शोल्डर्स है वो रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, जो लोअर बैक है आपका वो फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए,
और जो फीट है वो भी नॉर्मल तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से सपोर्ट दे सके, उस हिसाब से आपको बैठना चाहिए। अगर ये आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, आपको एर्गोनॉमिकल डिजाइन फीचर्स भी दिए गए, लेकिन आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि रिस्ट में यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर शोल्डर्स में हो सकता है, या फिर नेक यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है, या फिर लोअर बैक यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर फीट ओरिएंटेड भी यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकती है। तो आपको कितना काम करना है, कितने घंटे के लिए काम करना है, किस पोजीशन में काम करना है, उस हिसाब से आपको ये अलग अलग ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे कंफर्टेबल सिचुएशंस चेक करनी होगी, और रॉन्ग पोस्चर्स अवॉइड करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू काम करना होगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है जो स्पेशली रॉन्ग पोस्चर्स ओरिएंटेड बताए गए। अभी हमने जो स्टडी किया था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, और फिजियोलॉजी में हमने बात की थी एनाटॉमी की, और एनाटॉमी के अंडर एक ब्रांच देखी थी हमने एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री एग्जैक्टली क्या है? तो ये एंथ्रोपोमेट्री बायोमैकेनिक्स ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए आपको बेसिक स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल डायमेंशंस। तो आपकी जो बॉडी है उसकी बॉडी के अलग अलग जो डायमेंशंस, उसके मेजर्स करना पड़ता है, और वो मेजरमेंट के बेसिस पे आपको बायोमैकेनिक्स स्टडी करनी होती है। तो आपकी हाइट या ब्रेड्थ या डेप्थ या फिर वेरियस डिस्टेंसेस पे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके मेजरमेंट्स लेना, या फिर जो कर्वेचर्स हो सकते हैं, सरकमफेरेंसेस जहां पर है उसका मेजरमेंट लेना, उसके रिलेटेड जो भी सीटिंग पोजीशन होगी आपकी, या फिर जो स्टैंडिंग पोजीशन होगी वो किस तरह से हो सकती है, कंफर्टेबल क्या हो सकती है, आपका जो एक्टिविटी है, जॉब प्रोफाइल है वो एग्जैक्ट क्या है, उसके बेसिस के लिए आपको ये बॉडी डायमेंशंस की मेजरमेंट करने की जरूरत होती है। तो ये एंथ्रोपोमेट्री स्टडी है, और जो अलग अलग मेजरिंग इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं तो उसको एंथ्रोपोमीटर्स या फिर कैलिपर्स, स्टेप्स या फिर स्केलिंग यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग वर्क स्टेशंस के लिए अलग अलग जो टूल्स डिजाइन के लिए या फिर इक्विपमेंट डिजाइन के लिए, आपके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, या फिर जो आप व्हीकल्स यूज करते हैं वो व्हीकल डिजाइन के लिए आपको ये ओवरऑल एंथ्रोपोमेट्री की स्टडी यानी कि बॉडी डायमेंशंस मेजरमेंट करने होंगे, और फिर उसके बेसिस पे आपका एर्गोनॉमिक डिजाइन वहां पे बन सकता है। तो वर्क स्टेशंस जो होते हैं, तो ये वर्क स्टेशन के भी डिजाइन एर्गोनॉमिक का मेजर यहाँ पे एप्लीकेशन आता है। तो जैसे अभी मेरे हिसाब से मेरा टेबल, चेयर, मॉनिटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यही मेजर अभी ऑनलाइन सिस्टम्स में या एजुकेशन सिस्टम्स में मेरा वर्क स्टेशन होगा। लेकिन अगर किसी का कंटिन्यूअस स्टोरेज में या लोडिंग अनलोडिंग में काम है तो उसका वर्क स्टेशन वो पर्टिकुलर एरिया होगा। अगर किसी का सिर्फ एक पर्टिकुलर वेल्डिंग स्पॉट ओरिएंटेड ही काम है तो वो शायद उसका जो लाइन होगी, प्रोडक्शन लाइन, वहां पे उसका वर्क स्टेशन हो सकता है। तो हर एक पर्सन का या एम्प्लॉय का वर्क स्टेशन अलग अलग होगा। तो उसमें फिर आपकी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरऑल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो एम्प्लॉय एग्जैक्टली क्या जॉब करता है वो आपको पहले स्टडी करना होगा। उसके बाद में फिर उसके बॉडी के पार्ट्स के मेजरमेंट्स लेने होंगे, उसके जो रेगुलर एक्टिविटीज है वो एग्जैक्टली कैसी है वो आपको वहां पे रिकॉर्ड करनी होगी। उसके जो विजुअल्स है या ऑडिटरी जो रिक्वायरमेंट है या फिर वोकल या मोटर टाइप की रिक्वायरमेंट है वो भी स्टडी करनी होगी। कहीं पे उसको ऑर्डर देना पड़ता है या नहीं, कहीं पे उसको जो मैन मशीन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो किस तरीके से वो करता है, या फिर किसी को अगर वो बताता है या फिर किसी की हेल्प लेता है तो वो किस तरीके से लेता है। तो वहां पर उसकी साउंड कैपेसिटी क्या है, हियरिंग कैपेसिटी क्या है, विजुअल कैपेसिटीज क्या है। अगर कहीं पे डिस्प्लेस के बेसिस पे उसको काम करना है, या फिर अटेंडेंट के जो अलग अलग सिग्नलर जो पर्सन रहता है तो उसके सिग्नल्स क्या होते हैं, तो उस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस हिसाब से आपको मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा, उसके बॉडी के डायमेंशंस भी लेने होंगे, उसकी जो वर्क एक्टिविटीज है उसकी भी स्टडी करनी होगी। और फिर यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहां पर एनवायरनमेंट में लाइट की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है नहीं, वो भी आपको क्लियर करनी होगी।
और फिर उसके हिसाब से फिर आपको वर्क स्टेशन को डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की कि वेल्डर के लिए अलग से यहाँ पे डिजाइन होगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए अलग से डिजाइन हो सकता है, या फिर अगर ऑफिसर्स या एमडी जीएम टीजीएम लेवल के हैं तो उसके लिए वर्क स्टेशन अलग से डिजाइन होगा। तो हर एक को वर्क स्टेशन अलग से डिजाइन हो सकता है, और जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं या सिमिलर फिजिक के हैं, कैपेसिटीज के हैं, तो उनको थोड़ा सा सिमिलर डिजाइन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ये नॉर्मली आपको सब स्टडी करने के बाद ही वर्क स्टेशन का डिजाइन फाइनल करना होगा। तो उसके लिए जैसे अभी हमने बात की तो अलग अलग डायमेंशंस की बात करनी चाहिए। तो जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस, आईटी सेक्टर या फिर कंप्यूटर बेस अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपका मॉनिटर का डिस्टेंस, मॉनिटर की हाइट, या फिर जो कीबोर्ड्स या फिर माउस की पोजीशन, आपकी जो चेयर की हाइट, चेयर की पोजीशन, या फिर चेयर पे आप जो हैंड्स रेज करते हैं या फिर वहां पे रेस्ट करते हैं उसकी पोजीशन, आपकी थाइस या फीट की पोजीशन, और फिर उसके बाद में आपकी जो नेक या हेड की पोजीशन, इस हिसाब से आपको ओवरऑल यहाँ पे स्टडी करना होगा। और फिर जो कंफर्टेबल आपको तरीका लगता है उसके बेसिस पे आपको ये वर्क स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस या फिर ऑफिसेस या फिर जहां पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज है उसके बेसिस पे आपका वर्क स्टेशन डिजाइन हो सकता है। तो इसके लिए भी कुछ ब्रेक्स यहाँ पे जरूरी होते हैं, कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, इस हिसाब से भी कुछ गाइडलाइंस बनती है कि आपको ब्राइटनेस कितना रखना है, आपको म्यूजिक सुनना है या नहीं, आपको आधे घंटे के बाद आपके मॉनिटर से इधर उधर आपको जो ब्रेक्स लेने हैं क्योंकि आपके आईज पे स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, उस हिसाब से भी आपको काम करना है। अगर आप मशीन्स कंट्रोल्स या डिस्प्लेस की बात करेंगे तो वहां पर सिचुएशन अलग आती है, और जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से भी आपको वो ऑपरेशन ओरिएंटेड वर्क स्टेशन डिजाइन अलग करना होगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या काम है, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपके यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कितने आवर्स तक है, शिफ्ट रिक्वायरमेंट है या सेम शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं, आप कितने फोर्स से कितने प्रेशर से काम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे फटीग डेवलपमेंट होने के चांसेस है या नहीं, या फिर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है या नहीं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पे वर्क स्टेशन डिजाइन करने के पहले सोचने होंगे, और उसके बेसिस पे ही आपको फिर वर्क स्टेशन डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नेचुरल एक्सपेक्टेशंस भी होंगे, और कहीं पे आपको आर्टिफिशियल कुछ जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी वो भी यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे ऑफ पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ पे इंडिकेट किया है, स्टार्ट पोजीशन कहाँ पे इंडिकेट किया है, या फिर जो भी आपको विजुअल्स बताए गए हैं या फिर जो भी आपके पास बटन्स अवेलेबल होते हैं वो स्टार्ट या स्टॉप या पॉज, उसके लिए भी आपको अलग अलग कलर्स कोडिंग क्या दी गई है, या फिर जो भी आपने वर्डिंग यूज किए है तो उसकी साइज कितनी है, विजुअलाइज होता है या नहीं, ये इजीली आपको आइडेंटिफाई होता है कि नहीं, ये बहुत सारी बातें आपको वर्क स्टेशन में यहाँ पे डिजाइन करने के पहले सोचनी होगी। तो इसमें सबसे मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव जो है आपका वर्क स्टेशन डिजाइन का, एक्सीडेंट जीरो होने चाहिए, उस हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना है। जैसे अभी हमने ऑन ऑफ पोजीशन की बात की या स्टार्ट या स्टॉप की बात की, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट में भी ये क्लियरली बताया है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर सेक्शन 24(3) के अंडर। तो उसके हिसाब से भी आपको अलग अलग जो तरीके हैं वो भी अपनाने होंगे। जैसे कि हमने गार्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको रोटेटिंग मशीनरीज अगर होगी या फिर आपको जहां पे लगता है कि यहाँ पर मैकेनिकल हजार्ड है तो आप गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम्स अगर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी, या फिर कहीं पे स्प्रिंग एक्शन, विस्कस फोर्सेस, अगर ये कुछ फ्रिक्शंस के ओरिएंटेड अगर आपको कुछ काम करना है तो वहां पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहां पे लेने होंगे। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कुछ जो स्लॉट्स या शील्ड्स या फिर कुछ रेसेस आपको लेने की जरूरत है, शील्ड्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो वो भी आप वहां पे कर सकते हैं। ऑन ऑफ बटन आपको सेपरेट रखना है, कलर कोडिंग सेपरेट करना है, या फिर कहीं पे डिस्प्ले करना है, या फिर डिस्टेंस पे रखना है,
तो जो भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, कंफर्टेबल आप इजीली जीरो एक्सीडेंट के हिसाब से आपको जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेना है उस हिसाब से आप ये डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जगह फुट कंट्रोलिंग सिस्टम्स होता है और कहीं पे जगह जगह आपको डिस्प्लेस देख के ही आपको वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जनरलाइज कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि नॉर्मली स्टॉप जब आप करना चाहते हैं या ऑफ पोजीशन को अगर आपको रखना है तो नॉर्मली ये रेड कलर में बटन होता है, या फिर जो इमरजेंसी कंडीशंस होती है तो उसमें फ्लैशिंग रेड होता है कि ये कंटिन्यूस ब्लिंकिंग करते रहेगा रेड कलर में। या फिर अगर ऑन पोजीशन आपको रखनी है तो यहाँ पे नॉर्मली ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। अगर आपको वेट करने की पोजीशन या फिर पॉजिंग की है तो यहाँ पर येलो कलर यूज किया जाता है। और जहाँ पे स्पेसिफिक कोई राइट या रॉन्ग कंडीशन नहीं है, ट्रांजिटरी कंडीशन है, तो यहाँ पे नॉर्मली व्हाइट कलर यूज किया जाता है। तो डिस्प्लेज या जब भी सिग्नल्स का भी आपको डिजाइन फाइनल करना है तो उस टाइम ये भी जो नॉर्मली नेचुरल आपकी एक्टिविटीज होती है, नेचुरल जो एजम्पशंस होते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको कलर कोडिंग का ध्यान देना होगा और फिर उस हिसाब से अलग अलग आप सिस्टम डिजाइन, मशीनरीज डिजाइन कर सकते हैं। और जो हमने इन्वायरमेंट डिजाइन की बात की तो उसमें आपको अलग अलग जो टेम्परेचर्स, प्रेशर, एयर फ्लो या फिर ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद ही आपको वर्क स्टेशन आप डिजाइन कर सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड एक कंसेप्ट है जो है फिजियोलॉजी ऑफ वर्क। तो हमने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स में फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ये बातें कही थी, तो उसमें ये फिजियोलॉजी वर्ड जो है, तो ये फिजियोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, तो ये एक्चुअली एक साइंस है जो डील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर उसके पार्ट से। तो फिजिक जो हमको वर्ड मालूम है वही फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेड है, यानी आपका जो बॉडी है या फिर बॉडी का पार्ट है या फिर अगर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो कैसे वर्क करता है, उसका वर्क करने का तरीका क्या है, वो वर्कआउट कैसे होना चाहिए, इसके रिलेटेड जो भी साइंटिफिक स्टडी होगी वो होती है फिजियोलॉजी। तो अभी हमको एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेनली आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी चेक करना है, एनिमल फिजियोलॉजी हम नहीं स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो उसमें से मेनली सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपको स्टडी करने चाहिए। और फिर उसके अंदर अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो वो ब्रांचेस में भी अलग अलग कंडीशंस की स्टडी की जा सकती है, जैसे कि फिजिकल वर्किंग कंडीशंस क्या है या फिर उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस क्या है, या फिर अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उस हिसाब से आपकी फिजियोलॉजी कंडीशंस में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो उसमें ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में वर्कआउट होता है और बहुत सारी जगह सजेस्ट किया जाता है, वो है एरोबिक वर्क कैपेसिटी। जैसे कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में मालूम होगा, तो बहुत सारे ट्रेनर्स जो है, तो फिजिकल ट्रेनर सभी बोलते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो उसका रीजन भी ये है कि ओवरऑल बॉडी की जो आपकी मूवमेंट है वो मूवमेंट होनी चाहिए, वाइब्रेशंस बॉडी को मिलने चाहिए, जो ब्लड सर्कुलेशन से वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी सेल्स या टिश्यूज हैं वो आपके नॉर्मल कंडीशंस में आने चाहिए और उसके बाद में ही आपको एक्चुअल वर्कआउट करना चाहिए। तो उसमें स्पेशली अगर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे तो उसमें है ऑक्सीजन इनटेक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है। तो आपकी बॉडी को आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए मिनिमम जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको ऑक्सीजन इनटेक कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन इनटेक आपको कंटिन्यू बेसिस पे आपको मिलनी चाहिए। उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के बारे में यहाँ पे प्रोविजन देखनी होगी, और फिर यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ब्लड आपका कैसे यूज होता है या फिर जो तो इसमें मेनली आपकी ऑक्सीजन इनटेक यानी कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर ब्लड में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल होता है तो उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके ओवरऑल बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है। जैसे ही उसको ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सप्लाई हो जाता है
तो उस हिसाब से वो बैलेंस कंडीशन या कंफर्टेबल फीलिंग्स है वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, और फिर आपकी जो इफिशियंसी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पेशली ब्लड ओरिएंटेड हार्ट सिस्टम से, पल्स रेट सिस्टम से, या फिर जो लंग सिस्टम से, या फिर कुछ टिश्यूज है, तो ये सभी जगह यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के हिसाब से आपको फिजिकल वर्क करना होगा। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स का ध्यान देना होगा, जैसे कि एज है, या बॉडी है, या कुछ बॉडी के डायमेंशंस है। तो यहाँ पे जैसे कि एज अगर ज्यादा होता है तो उस हिसाब से उसकी फिजिकल फिटनेस अलग होगी, या फिर जेंडर अगर मेल या फीमेल है उस हिसाब से भी फिजिकल फिटनेस अलग होगी। और यहाँ पे जो भी स्टडीज किए गए उस हिसाब से यहाँ पर पता चलता है कि फीमेल वर्कर्स की जो फिजिकल वर्क कैपेसिटी होगी वो नियर अबाउट 70% ऑफ एरोबिक पावर ऑफ मेल्स है। तो उस हिसाब से भी वहां पे जो भी आपको वर्क देने होंगे तो वो डिसाइड करनी होगी कि मेल है या फीमेल है, उसका एज 18 to 25 है, या फिर 25 to 40 है, या फिर 40 प्लस है, या फिर कुछ जगह 60 प्लस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है आपकी एज, आपके जो भी बॉडी डायमेंशंस है, या फिर आपकी जो जनरल हेल्थ क्या है, न्यूट्रिशनल डाइट्स आपके क्या है, अगर आपको कोई डिसीजेस या इलनेस के इश्यूज है तो वो एग्जैक्टली क्या है, और उसके बेसिस पे आपके अगर वर्क कैपेसिटी अगर आपने चेक की तो उसके बेसिस पे आपको वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप जनरली बातें करेंगे तो ये जैसे कि अलग अलग जो बिट्स पर मिनट यानी कि पल्स रेट जो है वो 165 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो एज जैसे चेंज होगा या फिर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है अगर ये चेंज होती है डिसीजेस इलनेस की वजह से भी पल्स रेट यहाँ पे चेंज हो सकता है। और फिर ये जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऑर्गन्स पे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल हेल्थ में इशू आके आपकी बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल सेफ लिमिट्स भी कुछ गाइडलाइंस बताए हैं, जहां पर आपको कंटिन्यूअस अगर वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यूअस ड्यूटी होती है, तो आपको कुछ ना कुछ लिमिट्स रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे जिसको हम कहते हैं अपर सेफ लिमिट, यानी कि अगर आप स्टील इंडस्ट्री में, फाउंड्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर हायर साइड में या फर्नेस के नियर बाय काम कर रहे हैं, या फिर बॉयलर ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखना होगा कि इसके बाद में आपको ब्रेक लेना जरूरी है या फिर रेस्ट लेना जरूरी है। अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट में काम कर रहे हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एक ड्यूटी, उसका टाइम और उसके प्रोटेक्शन ओरिएंटेड भी आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे। कहीं पे आपको रेस्ट इंटरवल के बाद 2 घंटे के लिए काम करना है, फिर रेस्ट लेनी है, और उसके बाद में वापस काम करना है, फिर रेस्ट लेनी है, तो ये भी तरीका हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपको सेफ्टी मार्जिन्स या फिर अपर सेफ्टी लिमिट जो होते हैं उसको आपको डिसाइड करना होगा, और उसके बेसिस पे आपको जो वर्क है वो कंटिन्यू करना होगा। तो आपके बॉडी में या फिर साइकोलॉजिकल कुछ स्ट्रेसेस भी डेवलप होने के चांसेस है, स्ट्रेन होने के चांसेस है, या फटीग वहां पे डेवलप होने के चांसेस है, तो वो आपको पहले चेक करने होंगे और उसके बाद में ही आपको जो भी वर्क है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसमें वर्क कैपेसिटी असेसमेंट के कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें से एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने का एक तरीका है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में या फिर अलग अलग जो मेडिकल ऑफिसर से वो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एर्गोमीटर्स होते हैं, कहीं पे स्टेपिंग टेस्ट होती है, कहीं पे ट्रेडमिल्स होते हैं, कहीं पे बाइसिकल्स या फिर रनिंग करके भी यहाँ पे वर्क कैपेसिटी चेक करते हैं। तो जो भी मेडिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, एग्जामिनेशन करनी है, वर्क रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको ये टेस्ट यहाँ पे अडॉप्ट करनी होगी। तो आपके यहाँ पे अगर ये एक सिंपल सी टेस्ट है जो सभी जगह यहाँ पे पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं स्टेप टेस्ट या फिर फिजियोलॉजिकल टेस्ट। स्टेप टेस्ट ये नाम से ही पता चलता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन आपको करना है, और एक पर्टिकुलर स्टूल अगर लेंगे और उसके अगर आप हाइट देखेंगे तो नॉर्मली 45 सेंटीमीटर यूएसए ने रिकमेंड किया है, तो इंडिया में 35 सेंटीमीटर टू
45 सेंटीमीटर रेंज में अगर आप स्टूल की हाइट लेंगे और उसमें अगर आपके जो लेग्स है वो अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो रिकवरी रेट है वो कितना है। यानी कि आपको ये जो स्टूल अगर आपने ये पर्टिकुलर हाइट का ले लिया और आपने 30 कंप्लीट स्टेप्स कर लिए पर मिनट में, और ऐसे अगर आपने कंटिन्यू 5 मिनट के लिए अगर काम किया तो अगर आपने 30 स्टेप्स इंटू 5 150 स्टेप्स आपने अगर ले लिए तो उसके बाद में आपका जो पल्स रेट चेंज हुआ है वो पल्स रेट नॉर्मल आने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। जैसे अगर 2 पर्सन्स का आपने ये टेस्ट किया तो कुछ पर्सन्स का पल्स रेट जो है 1 मिनट के अंदर ही शायद नॉर्मल आ सकेगा, या फिर किसी का आधे मिनट के अंदर आ सकेगा, किसी का 2 या 3 मिनट का भी लग सकता है जो नॉर्मल आने के लिए। यानी कि अगर आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट करना है, आपको अगर वर्क कैपेसिटी चेक करनी है तो आप कितने फास्ट करते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप कितने फास्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं, नॉर्मल पल्स रेट पे आते हैं, तो वो रिकवरी पीरियड इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे आपका ये डिजाइन फाइनलाइज हो सकता है कि आपकी जो कैपेसिटी है तो वो कंपैरिजन भी होगा कि ए फिटेस्ट पर्सन है एज कंपेयर टू बी। तो ये भी यहाँ पे वर्क कैपेसिटी या फिजियोलॉजिकल टेस्ट है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये जनरल गाइडलाइंस है, ये चेंज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टेपिंग सेकंड्स, तो आपने कितने सेकंड्स के लिए ये स्टेप अप स्टेप डाउन किया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो हाफ मिनट रिकवरी के लिए आप यहाँ पे पल्स काउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये 50 पल्स रेट आता है तो ये पुअर कंडीशन है, अगर ये 50 to 65 है तो लो एवरेज, 65 to 80 है हाई एवरेज, 80 to 90 गुड है, और 90 अगर रहेगा तो एक्सीलेंट है। तो ये अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग मिनट्स, अलग अलग यहाँ पे पल्स रेट आप काउंट कर सकते हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर्स होंगे वो आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो ये एक्सेलेंट टू पुअर कैटेगरी में कहीं ना कहीं अगर जो भी स्टेज होगी उस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने होंगे। उसके अलावा ये सेकंड टेस्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम नॉर्मली पीएफटी या एलएफटी भी कहते हैं, लंग फंक्शन ओरिएंटेड ये टेस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको जो एर्गोमीटर है यानी कि एयर ब्लो करना है और वैक्यूम भी यूज करना है। तो यहाँ पर आपकी बलून, जो बलून ब्लोइंग की कैपेसिटी जो है वो भी नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा प्लास्टिक का एक डिवाइस आता है जिसमें अलग अलग बॉल्स होते हैं, और ये बॉल्स को लिफ्ट करने के लिए आपकी लंग की कैपेसिटी क्या है वो भी चेक की जाती है। तो उसमें लिफ्ट करने के लिए जो भी एयर वॉल्यूम में, एमएल में या लीटर्स में होता है वो भी चेक हो जाता है, और फिर आपकी फिजियोलॉजिकल टेस्ट लंग्स ओरिएंटेड यानी कि लंग एज अ ऑर्गन ओरिएंटेड यहाँ पे टेस्ट हो सकती है। या फिर कुछ जो डिजिटल भी जो टेस्ट होते हैं तो वो डिजिटल टेस्ट में भी यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि लंग आपका किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके ओवरऑल बॉडी में कहीं पे एबनॉर्मलिटीज है तो हार्ट ओरिएंटेड या कार्डियोवास्कुलर डिसीज ओरिएंटेड या फिर कोई पर्टिकुलर इलनेस ओरिएंटेड अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो आपके पल्स रेट में चेंज होता है, और इसीलिए हर एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर पहले सबसे पहले पल्स रेट चेक करता है, और उसके बाद में फिर उसको अगर लगता है डाउटफुल है तो वो अलग अलग टेस्ट के लिए जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पे आपको फिजिकल टेस्ट या वर्क कैपेसिटी आप चेक कर सकते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल फटीग का एक एग्जाम्पल है जहां पे आप ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या रॉन्ग वर्किंग पोस्चर की वजह से आपके यहाँ पे फटीग का इशू आ सकते हैं। फटीग का इशू यानी कि आप एक ही काम अगर कंटिन्यू करते बैठेंगे तो उसके बाद में शायद आप फटीग में जाएंगे, यानी कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कुछ सेकंड्स के लिए या माइक्रो सेकंड्स के लिए कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं। तो ये फटीग आ सकता है कंटिन्यू काम की वजह से। तो इसमें कंपलसरी आपको हर एक कंटिन्यूअस वर्क में रेस्ट लेना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे रेस्ट अलाउंसेस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कहीं पे कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये
परसेंटेज रेस्ट टाइम का दिया है। रेस्ट टाइम के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं एम मैक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एम आर माइनस एम इंटू 100। एम मैक्स का मीनिंग है कि जो अपर लिमिट है मेटाबॉलिक कॉस्ट की, जो सस्टेन वर्क के लिए, या फिर जो कैपिटल एम है वो है मेटाबॉलिक कॉस्ट ऑफ द जॉब। जो टास्क दी गई है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए उस हिसाब से है। और जो मैक्सिमम लिमिट है या अपर लिमिट है उसको हम एम मैक्स कहेंगे। और जो एम आर है वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग की रिक्वायरमेंट आपकी टाइम की क्या है वो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप ये टी आर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ गाइडलाइंस है जहां पे रेस्ट अलाउंसेस बताए हैं डिफरेंट हार्ट रेट्स के लिए। तो अगर आपका हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट है तो यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर 4.3 किलो कैलोरीज पर मिनट है और रेस्ट की जरूरत नहीं होगी अगर ये 8 आवर्स के लिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर आपके होंगे तो। अगर ये 115 हार्ट बीट्स है और यहाँ पे 4.9 किलो कैलोरीज पर मिनट एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे रेस्ट अलाउंस आपको 15 बताया गया है। और जो भी 8 आवर्स के बाद है तो ये 420 आपका वर्किंग होगा और 60 जो है 4 इंटरवल्स अगर आपके होंगे तो 15 इंटू 4 60 मिनट्स का रेस्ट है और टोटल 480 आपका काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग हार्ट रेट्स के लिए अलग अलग एनर्जी एक्सपेंडिचर्स है और अलग अलग जो 8 आवर्स वर्किंग है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो कहीं जगह ये 335 रेस्ट पीरियड और 145 वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट जो है 180 बीट्स पर मिनट है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो ये कुछ बेसिक्स या कंसेप्ट्स थे एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड। धन्यवाद।